नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर को लेकर आया हूं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमने कितने मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिया? हमने दोस्तों 14 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। कितने कंप्लीट कर लिए? 14। आज ये हमारा 15वां मॉडल पेपर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो लोग एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, क्योंकि जीके जीएस बिल्कुल सेम रहता है। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये सभी मॉडल पेपर देखकर चले जाते हैं तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? दोस्तों सभी बच्चे बताएंगे। पहला ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा बलबन और चौथा अकबर। कमेंट करके बताएं इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर ले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। अब जल्दी से बताइए दोस्तों, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये था दोस्तों महमूद गजनवी के शासनकाल में। दोस्तों किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी के शासन काल में ये था दोस्तों। ये एक दोस्तों फारसी विद्वान था दोस्तों। कौन था दोस्तों ये? अल बरूनी। अल बरूनी दोस्तों एक फारसी विद्वान था। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अल बरूनी। ये कौन था दोस्तों? एक फारसी विद्वान था। फारसी विद्वान, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। फारसी विद्वान। इसकी एक बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसके द्वारा रचित एक किताब भी है दोस्तों, किताब, ठीक है। इसकी एक फेमस बुक है, उस बुक का नाम है किताब उल हिंद। जी हाँ दोस्तों, उस बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों। एग्जाम में पूछी जाती है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो आपको जवाब देना अल बरूनी, जो एक फारसी विद्वान थे दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 352 देखिए दोस्तों, सभी बच्चे जवाब देंगे। हमने दोस्तों 350 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं 14 मॉडल पेपर से। आज ये हमारा 15वां मॉडल पेपर है दोस्तों। आप लोगों को शेयर करना है जितना हो सके इस मॉडल पेपर को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करना दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को। निम्न में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? दोस्तों बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन करेंगे दोस्तों। शाहजहां, अकबर, इल्तुतमिश या फिर हुमायूं? क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए? सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे निम्न में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है। दोस्तों जल्दी से बताएं कमेंट करके। ये क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए भी है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्लास है उनके लिए भी, ठीक है दोस्तों। तो अंत में सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करेंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। जल्दी से बताएं दोस्तों, कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? सभी बच्चे बताएंगे। वो शासक है दोस्तों इल्तुतमिश। कौन है दोस्तों? इल्तुतमिश। ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों, जिसने कुतुब मीनार बनवाई थी दोस्तों, है ना। ये इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था दोस्तों। तो गुलाम वंश से संबंधित कौन से हैं दोस्तों? ये और बाकी ये तीनों तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे मुगल साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों। मुगल हैं ये दो तीनों, ठीक है, और ये गुलाम वंश से संबंधित है। तो आप लोग सी ऑप्शन को बिल्कुल टिक करेंगे। अगर इसका शासनकाल देख लिया जाए तो इसका शासनकाल ध्यान में रखें 1211 से लेकर 1236 तक इसका शासनकाल है दोस्तों, ठीक है। इसका ये शासनकाल है, शासनकाल ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। बने अब अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना देरी करें अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 353 देखिए, निम्न में से भुजंग का पर्यायवाची शब्द है? कमेंट करिएगा दोस्तों। इस मॉडल पेपर के अंदर आपके सभी विषयों का रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर मॉडल पेपर आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए लाए जा रहे हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो हर एक बच्चे के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे वो जल्दी से जाए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां सभी मॉडल पेपर देख लीजिए दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोग ये सभी मॉडल पेपर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली 8 PM पर ये क्लास आती है, सभी को पता है, और अपना टेस्ट देना सभी स्टूडेंट को। पहला ऑप्शन केचुआ, दूसरा गिरगिट, तीसरा तोता और चौथा सर्प। आप लोग बताइए कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सभी बच्चे मेरे बताएंगे क्या इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। इस प्रश्न के लिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल सर्प टिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भुजंग का पर्यायवाची सर्प है दोस्तों। अगर हम भुजंग के और पर्यायवाची की बात कर लें तो और कौन कौन से हो जाएंगे? और देखिए दोस्तों, सारंग भी होता है दोस्तों। सारंग की बात, सारंग हो गया भुजंग का पर्यायवाची। और बात करें
और नाग हो गया, है ना, नाग हो गया, नाग से याद आया सांप भी हो गया, है ना, नाग से क्या ध्यान रखेंगे, नाग है तो सांप है, नाग सांप है ना, तो नाग हो गया, सांप हो गया, और ध्यान रख सकते हैं आप लोग अही, है ना, ये सभी के सभी भुजंग के पर्यायवाची लिख रहा हूं दोस्तों मैं आपके लिए, अही हो गया, है ना, तो ये कुछ, और एक और देख सकते हैं विषधर हो गया, विषधर हो गया, तो ये कुछ दोस्तों आपके 5-6 पर्यायवाची है भुजंग के जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे की सीधा ये क्वेश्चन छपने योग्य है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 354 दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, बस आप लोग कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे। भयभीत होने के लिए मुहावरे का अर्थ बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन होगा कलेजा धक धक करना, दूसरा ऑप्शन होगा कलेजे पर पत्थर पड़ना, तीसरा ऑप्शन होगा कलेजे मुंह में आना, और चौथा ऑप्शन होगा कलेजे पर सांप लौटना। सभी बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमेंट करिए दोस्तों सभी बच्चे, क्या राइट ऑप्शन होगा। भयभीत होने का मुहावरा क्या दोस्तों, सही जल्दी से बताएं, सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट करें मेरे दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे बताएंगे। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं गुरुजी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो जो भी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं भाई, बी वाले गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, 355वां प्रश्न देखिए, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है दोस्तों। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन होगा मोहिनी अट्टम, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा तमिलनाडु, और चौथा कथक। कमेंट करिएगा दोस्तों सभी बच्चे, क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल का ध्यान रखेंगे, केरल का है ये। भरतनाट्यम आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु है ना, और ओडिसी का आप उड़ीसा ध्यान रखेंगे, ओडिशा है ना, ओडिशा। और कथक के लिए तो आप यूपी का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, कथकली से कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। क्या पूछा है दोस्तों, सदीर नृत्य किस शैली का प्राचीन नाम है दोस्तों, सभी बच्चे बताएंगे सदीर किस शैली का प्राचीन नाम है दोस्तों, सदीर नृत्य किस शैली का प्राचीन नाम है। सदीर नृत्य शैली ये है दोस्तों भरतनाट्यम दोस्तों। किस नृत्य का प्राचीन नाम है ये दोस्तों, ये है दोस्तों भरतनाट्यम दोस्तों, जो तमिलनाडु का दोस्तों। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, मैं आपको अगले पेज पर बता देता हूं, यहां से पूछा जाता है कि भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन से हैं दोस्तों। आप लोगों को ऑप्शन दे देंगे ना 3-4, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूं भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार। भरत, एक बार हम थोड़ा इधर लिख देते, थोड़ा स्पेस बहुत ज्यादा है, यहां पे लिखते भरतनाट्यम, इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं, भरतनाट्यम के कलाकार देखिए, कलाकार, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक बार वापस लिख देता हूं, यहां पर कलाकार सही से लिखाया नहीं है, हाँ अब यहां पर लिख देते हैं हम कलाकार। देख लीजिए दोस्तों कलाकार कुछ भरतनाट्यम के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे के सीधे छपे हैं। पहला आप ध्यान रखेंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति, क्या ध्यान रखेंगे, यामिनी कृष्ण मूर्ति, एग्जाम में पूछा जाएगा कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, ऐसा पूछा जाएगा, तो आपको टिक करना है भरतनाट्यम से है। और सोनल मानसिंह भी ध्यान रखेंगे, सोनल मानसिंह दोस्तों पूछा जाता है, सोनल मानसिंह दोस्तों ध्यान रखेंगे। और देखा जाए तो और क्या पूछा जाता है, और दोस्तों बाला सरस्वती हो गई दोस्तों, है ना, बाला सरस्वती हो गई, बाला सरस्वती होगी ना। और अगर हम बात करें तो और देखा जाए लीला सैमसन हो गए दोस्तों, कौन हो गए, लीला सैमसन, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम के दोस्तों, जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों इसका, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, 356। एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, आधे का 2/3 कितना है, 40 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे सभी स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिखने में लग रहा है टफ, लेकिन हम इसे चुटकी में सॉल्व करेंगे दोस्तों, इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, देखिए दोस्तों जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमें वैसा करना है। पहले क्या बोला, 3/8 लिख दिए, 3/8 भाग लिख दीजिए, लिख दिया। आगे क्या बोल रहा, 3/8 के आधे का, के आधे लिख दीजिए, आधे के 2/3, तो 2/3 लिख दीजिए दोस्तों, है ना, 2/3 कितना है
40 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, इधर 8 भाग में, इधर आके गुणा में 8 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर 332, 8 चौक 32, 332 हो जाएगा। अब इसी 332 का आपको 80% निकालना है। इसी 332 का आपको 80% निकालना है, तो निकाल लीजिए 80%। देखिए जीरो ने जीरो को मार दिया, जीरो ने जीरो को मार दिया, 8 दूनी 16 का 6 कैरी, 1 के बराबर 8 थे 24 और 1 25, कितना आ रहा है 256। तो 256 किस ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में। तो दोस्तों कि उस संख्या का कितना 80% कितना है दोस्तों? 256 है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए भी है दोस्तों, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी करें उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ठीक है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 357 देखिए, पेन का संबंध 35 से है, हैन का संबंध 27 से, तो मैन का संबंध किससे होगा? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन ये आपके सामने दिख रहे हैं। आप लोग कमेंट करिएगा मित्रों, इस प्रश्न के लिए हम क्या सही ऑप्शन टिक करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। आप लोग हर क्वेश्चन का रेस्पॉन्स किया करो दोस्तों, आपके रेस्पॉन्स करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और अंत में यह भी बताया करो कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 357 का जवाब दीजिए। अगर बात करें दोस्तों पेन का संबंध 35 से कैसे है, देखिए पेन में पी, जो पी दिख रहा है ना, ये जो पी यहां पर देखिए, ये जो पी दिख रहा है, यह आपके कितने नंबर पे? 16 नंबर पे आता है, 16 प्लस ई आता आपके 5 नंबर पर, प्लस एन आता आपके 14 नंबर पर। प्लस करिए दोस्तों, 16 और 14 देखिए, 16 और 14 30, और 30 और 5 35, यानी सभी संख्याओं को प्लस करते हुए सीरीज चल रही है दोस्तों। इजी है ना, तो आप लोग वही करिए, ठीक है। तो इसमें एम कितने पर आता है गुरुजी? एम 13 पर आता है, बिल्कुल सही बात है। ई कितने पर आता है गुरुजी? ई 5 पर आता है, बिल्कुल सही बात है। एन कितने पे आता है गुरुजी? 14 पे आता है। तो अब आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है दोस्तों। तो प्लस करिए, कितना आएगा? देखिए 3 और 4 को साइड में करिए, 7 हो गया, 10 10 20 27 27 5, कितना हो गया? 27 5 32 हो गया। तो 32 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 27 5 32 किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों आप सभी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 358 देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर में, यहां पर एवं होगा दोस्तों, है ना। नेपाल हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में, या सिक्किम में? कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जी हां दोस्तों कंचनजंगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। ये कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्या पूछा, ये कंचनजंगा कहां स्थित है? ये आपके सिक्किम राज्य में है दोस्तों, सिक्किम। जी हां दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को लॉक किया एक झटके में, वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 359 देखिए, निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अशांति का जनक किसने कहा है वो भी पता होना इंपोर्टेंट है मित्रों, वो भी पूछा जाता है। पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक को, दूसरा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी को, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी जी को, और चौथा ऑप्शन ए ओम ह्यूम को। जल्दी से कमेंट करेंगे किसे कहा जाए, किस भारतीय को अशांति का जनक कहा जाता है, सभी बच्चे बताएंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। भारत में अशांति का जनक कहा जाता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों, है ना, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है दोस्तों। और इनको किस अंग्रेज अधिकारी ने, मतलब किसने कहा था इनको बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक? तो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप नाम ध्यान रखेंगे, वेलेटाइन शिरोल ने दोस्तों। किसने कहा था? वेलेटाइन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलेटाइन शिरोल ने कहा था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, शिरोल, वेलेटाइन शिरोल ने कहा था दोस्तों, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको किसने कहा था? वेलेटाइन शिरोल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते। क्वेश्चन नंबर 360, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा बना था? कौन सा था, जल्दी से बताइए। पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश, सतवाहन राजवंश, या चालुक्य राजवंश? दोस्तों यहाँ पे चालुक्य दो दो बार आ गया है, ठीक है। कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा।
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था दोस्तों? सभी बच्चे बताएंगे कौन सा राज्य था, जल्दी से बताएंगे मेरे स्टूडेंट सभी। क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए? जल्दी से मेरे स्टूडेंट्स बताएं। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सतवाहन दोस्तों। कौन सा सबसे प्रभावशाली राज्य बना दोस्तों? सतवाहन दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन सी को आप लॉक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है दोस्तों। बने अब बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 361 देखिए। 361 कहां गया? मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। 362 देखिए। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल में, या फिर कुषाण काल में? सभी मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होने वाला है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? सभी बच्चे बताएं किस काल में बनाई गई थी? तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये बनाई गई थी दोस्तों आपके कुषाण काल में। किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों, कुषाण काल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग ऑप्शन डी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते बिना देरी करें। 363 इजी प्रश्न है, आई थिंक सभी बच्चे तोड़ देंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। कैसे करेंगे जल्दी से बताएं आप सभी बच्चे। बहुत ही इजी, और ज्यादातर गलत भी करेंगे इसको। गलत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती है। जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा ही नोट करना है। मैं 84 अब बोला है डिवाइड में करिए, तो डिवाइड में कर दीजिए। यहां पर कितना लिखा है दोस्तों? 144। यहां पर कितना लिखा है? 144। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि 24 पंचे 120 और 24 छक्के 144, और 6 से 6 कम 6, 6 कम 6, 2 बचेंगे, 6 चौक 24, 14 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो कितना इजी प्रश्न था दोस्तों, आपको ऐसे तोड़ना दोस्तों। ठीक है, इजी प्रश्न था कि नहीं था दोस्तों? बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक सभी ने 14 ही आंसर टिक किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 364 रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। आपका हर मॉडल पेपर के अंदर अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है सभी सब्जेक्ट को, तो आपके लिए हर क्लास हर मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं देखे वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा दोस्तों। ये क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंफ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताएं। 1 से 3, 3 से 7, 7 से 15, 15 से 31, जल्दी से बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा। सभी मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होने वाला है। देखिए दोस्तों, 1 और 3 का गैप देखिए कितना आ रहा है? 2 का गैप आ रहा है। 3 और 7 का गैप देखिए कितना आ रहा है? 4 का गैप आ रहा है। 7 और 15 का गैप कितना आ रहा है दोस्तों? 7 और 15 का गैप 8 आ रहा है। 15 और 31 का गैप कितना आ रहा है? 15 31 का गैप 16 आ रहा है। तो दोस्तों आपको कुछ रिलेशन पता चल रहा है? देखिए दोस्तों यहाँ पे टेबल चल रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आना चाहिए। तो 32 में कितना प्लस करना है? 31 प्लस करेंगे तो जवाब निकल कर आता है 63। तो 63 किस ऑप्शन में दिख रहा है? गुरुजी 63 तो हमारे पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो बिल्कुल 63 ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों इजी क्वेश्चन था, आई थिंक किसी भी बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुई होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 365 देखिए, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? यह क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, मैं अभी बोल रहा हूं दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल ने एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ऐसा दे सकते हैं, नदी दे देंगे और उधर उस दूसरी साइड शहर दे देंगे, आपको सुमिलित करना पड़ेगा, ऐसा भी पूछ सकता है। कमेंट करिए, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बचा हुआ है? जबलपुर, कोलकाता, संबलपुर या फिर सूरत? जबलपुर और संबलपुर में कंफ्यूज नहीं होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा? ये बसा हुआ है दोस्तों जबलपुर। कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? ये नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर शहर बसा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं हम कोलकाता की बात कर लें तो सभी को पता है कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें संबलपुर की, तो संबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये महानदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे ये बसा हुआ है दोस्तों, महानदी। ठीक है, अगर बात करें सूरत की, तो सूरत किस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत आप ध्यान रखेंगे ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट
नोट्स हैं दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लें। बढ़े आप बिना देरी करें अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया ना दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 366 देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लोकोक्ति से संबंधित है। अधजल गगरी डैश जय, कमेंट करिए, उछलत, छलकत, लुढ़कत या फिर फैलत। सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। सभी स्टूडेंट बताएं, इसी प्रश्न आई थिंक कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। अधजल गगरी डैश जाए, क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। अगर इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा छलकत। अधजल गगरी छलकत जाए, तो इस लोकोक्ति का सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। तो मैं आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट ने बी ऑप्शन टिक किया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो एक बार इस वीडियो को कर देंगे लाइक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार इस वीडियो को कर देंगे लाइक, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी कर लेंगे सब्सक्राइब। जल्दी से करिए दोस्तों ये काम, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जितना हो सके इस मॉडल पेपर को शेयर करिए आपके सभी मित्रों में दोस्तों, आपके हर एक मित्र को ये मॉडल पेपर पहुंचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों ये, ठीक है। प्लेलिस्ट दी है दोस्तों, आप चैनल पर विजिट करिए दोस्तों, लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, एक डीलर एक घड़ी पर 8% की छूट देता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहां पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, यहां पर 189 ना होकर यहां पर दोस्तों ये 189, ये 9 नहीं है दोस्तों, यहां पर ये 9 नहीं है, खाली 18% दे रखा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। यहां पर 18% दे रखा है, ठीक है। एक घड़ी पर दोस्तों 8% की छूट और 18% की छूट की घोषणा करता है। एक डीलर एक घड़ी के ऊपर 8% की छूट करता है और 18% की छूट करता है। तो यदि घड़ी का विक्रय मूल्य 943 है तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा दोस्तों इसको सॉल्व करके, दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके समीप है, जल्दी से बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जो चीज देखने में टफ लगती है वही सबसे आसान होती है दोस्तों, ये एक कड़वा सत्य है दोस्तों। जो चीज देखने में टफ लगती है वही चीज सबसे आसान होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एक डीलर एक घड़ी को 8% और 18% के दो छूट देता है दोस्तों, है ना। तो घड़ी का अंकित मूल्य हमें नहीं पता, तो हम एज्यूम कर लेंगे अंकित मूल्य हमारा ए है। इस पर दोस्तों क्या करता है, वो 8% की छूट देता है, तो 92% बचा है ना दोस्तों, 100% होता है ना फुल। तो अब और देखिए 18% की छूट देता है तो 82% बचा, बिल्कुल 100 आएगा, ठीक है। कितना दे रखा है अंकित मूल्य? 943। कितना दे रखा है? 943। तो दोस्तों इन वैल्यू को आपको टर्मिनेट कैसे करना है, कैलकुलेशन देखिएगा दोस्तों, इजी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए इसको 23 के पारे से काटेंगे, 23 चौक 92, इसको 23 के पारे से काटिए, 23 चौक 92, 2 बचेगा, 23 से कम 23, 41 बार गया कि नहीं गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे इसको 4 के पारे से काट दिए, इन दोनों को 25 बार जाएगा, 4 एकम 4, ये 25 बार, इन दोनों के 2 के पारे से काट दिए, ये 50 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 41 बार जाएगा। 41 को 41 से उड़ा दीजिए। अब आपको गुणा करना है, 25 को गुणा, 50 को 25 से गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 0 को आप भूल जाइए, इस 0 को भूल जाइए, आप 5 से गुणा करिए, 25 की 5 किया, 2 के बराबर 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 1250। ये 0 को भूला लीजिए, है ना। तो 1250 किस ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी? 1250 तो हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन था, अंकित मूल्य ऐसे निकालना है दोस्तों। तो आप लोग ये दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको इसी प्रकार से हर क्वेश्चन को तोड़ना है, जब भी इस प्रकार से आए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए दोस्तों, इसी प्रकार से तोड़ोगे दोस्तों, बहुत ही इजी तरीका है ये। अगला प्रश्न देखिए 368, भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन चौधरी चरण सिंह। सभी बच्चे बताएंगे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों? जल्दी से बताएं, सभी मेरे स्टूडेंट बताएंगे क्या इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, कौन बने थे? जल्दी से बताएं। मोरारजी देसाई दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मोरारजी देसाई दोस्तों भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये प्रधानमंत्री कब बने थे, ये भी ध्यान रखने। ये बने थे दोस्तों 1969 में। कब बने थे? 1969 में दोस्तों। इनको दोस्तों
भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया दोस्तों, है ना दोस्तों, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इनको दोस्तों, भारत रत्न से भी सम्मानित किया। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत के दूसरे गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दूसरे गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री बने थे दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 369 देखिए सभी स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी स्टूडेंट्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विद्यालय कहां पर अवस्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। अयोध्या में, मथुरा में, बरेली में या फिर प्रयागराज में? जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विद्यालय कहां पर अवस्थित है? सभी मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास है ये। जल्दी से बताएं क्वेश्चन का जवाब। इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा मथुरा। जी हाँ दोस्तों, ना ही अयोध्या होगा, ना ही बरेली, ना ही प्रयागराज। क्या जवाब होगा? मथुरा में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय अगर आप इसकी बात करी जाए तो दोस्तों ये 25 अक्टूबर 2001 को इसकी स्थापना हुई। 25 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे आप सभी मित्र, 25 अक्टूबर 2001 में इसकी स्थापना हुई है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, किसने करी? यूपी सरकार ने दोस्तों। किसने करी? यूपी सरकार ने दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यूपी सरकार ने दोस्तों। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं स्थापना। ठीक है मित्रों, इसकी स्थापना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 270वां देखिए, 370वां देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए पहले से ही। पटना पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार, लाख बाहोशी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से बताएं सभी बच्चे, क्या राइट ऑप्शन होगा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है दोस्तों लाख बाहोशी पक्षी विहार दोस्तों। कौन सा है? लाख बाहोशी पक्षी विहार। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? 80 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों, ध्यान रखेंगे 80 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है मित्रों। ठीक है, 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किस राज्य में है? तो आप ध्यान रखेंगे, यह आप ध्यान रखेंगे कन्नौज राज्य में है मित्रों। किस राज्य में है ये? कन्नौज जिले में है दोस्तों, कन्नौज जिले में दोस्तों। ठीक है, किस जिले में? यूपी के कन्नौज जिले में है दोस्तों। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न के ओर दोस्तों मूव ऑन करते हैं। 371 कमेंट करिए, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना, आम, गाय, पहाड़। इसी प्रश्न है, आई थिंक सभी बच्चे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब टिक करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जवाब टिक करिए दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। कौन सा शब्द दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कमेंट करके बताइए। ना तो पहाड़ है, ना तो गाय है, ना तो आम है, ये है यमुना। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? यमुना है दोस्तों। ठीक है, तो विशेष व्यक्ति स्थान है ना, तो यह स्थान क्या हो गया हमारा? यमुना हो गया। तो आप लोग ए ऑप्शन को बिल्कुल सही जवाब टिक करोगे। अगला क्वेश्चन 372, इंसाइक्लोपीडिया में कौन सा एक शब्द नहीं बन सकता? बहुत ही शानदार है, पेंसिल, साइकिल, यॉक, डायल। कमेंट करिए दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है ये। सभी बच्चे जल्दी से जवाब देंगे इस प्रश्न के लिए। अगर हम एक एक ऑप्शन को देखें दोस्तों, पी आ रहा है क्या? पेंसिल का देखते हैं, पी आ रहा है, हाँ पी भी आ रहा है। ई आ रहा है क्या? ई भी नहीं होगा। एन आ रहा है क्या? इंसाइक्लोपीडिया, एन भी होगा। सी भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा भाई, ऑप्शन है बिल्कुल कट हो गया। अब डायल को चेक करते हैं दोस्तों, डायल में डी आ रहा है क्या? इसमें डी आ रहा है, आई आ रहा है, डी भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और एल भी आ रहा है, तो ये डायल भी नहीं होगा। अब साइकिल को चेक करके देखते हैं, सी आ रहा है क्या? सी भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा। बचा कौन? ये ऑप्शन, कौन सा वाला ऑप्शन बचा है? ये वाला डी वाला। वाई देखिए, वाई आ रहा है, वाई आ रहा है। ओ आ रहा है क्या? ओ भी आ रहा है। के, जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या नहीं आ रहा है? के नहीं आ रहा है। तो हमारा यही प्रश्न का सही जवाब रहेगा। तो आप लोग ऑप्शन सी को बिल्कुल सही जवाब टिक करेंगे भाई। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को टिक किया वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा है।
इसी प्रकार से अपनी तैयारी को करते रहें दोस्तों, बरकरार रखें, कंटिन्यू पढ़ते रहें, सिलेक्शन पक्का होगा आप लोगों का, चाहे वो एसएससी जीडी वाले हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले हो। डेली बेसिस पर आपको मॉडल पेपर ढूंढना है दोस्तों। 8 PM पर ये क्लास अपलोड होती है दोस्तों। कितने पे? 8 PM पर। तो दोनों यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी वाले दोनों एग्जाम वाले इस टेस्ट पेपर देंगे, अपना टेस्ट देंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए, और ये भी बताएंगे कि वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? बहुत ही शानदार है ये क्वेश्चन। सुमात्रा, सुलावेसी, जावा या फिर बाली? कमेंट करके बताएं दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा? देखिए, आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक वॉच करना है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जल्दी से बताएं। ना तो दोस्तों सुमित्रा होगी दोस्तों, सुमात्रा होगी, ना ही सुबालेसी होगी और ना ही बाली होगी दोस्तों। ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सी। किस स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को टिक किया? थम्स अप क्रिएट करें, थंब इमोजी क्रिएट करते हैं भाई जिसने सी ऑप्शन टिक किया है। सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। अगर बात कर ली जाए दोस्तों जकार्ता, इसकी बात कर ली जाए दोस्तों, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, इसके अगर प्राचीन नाम की बात कर ली जाए दोस्तों, किसकी? प्राचीन नाम देख लीजिए दोस्तों, प्राचीन नाम इसका दोस्तों। पहले प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? सभी बच्चे बताएंगे। बात करें इसके प्राचीन नाम की तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका प्राचीन नाम हुआ करता था इस यवद्वीप। क्या हुआ करता था? यवद्वीप। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? यवद्वीप इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। तो आप लोग बिल्कुल सी ऑप्शन को टिक करेंगे भाई। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था, आप लोग सी ऑप्शन को बिल्कुल टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना देरी करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ना आपको, तो आप लोग जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, आप लोग जल्दी से जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेंगी। बस आपको उनको देखना है और उसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी को एनालाइज करना है दोस्तों। ठीक है, ये मैं एसएससी जीडी वालों के लिए भी बोल रहा हूं, जल्दी से जुड़िए टेलीग्राम चैनल पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 374 बहुत ही शानदार आया है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरण करी थी दोस्तों? कमेंट करिए दोस्तों। हर्ष यानी हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं दोस्तों। जो सम्राट हर्षवर्धन थे, उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरण करी थी? कन्नौज, प्रयागराज, दिल्ली या फिर राजगृह? जल्दी से बताइए। प्रयागराज जो इलाहाबाद का प्राचीन नाम है, इलाहाबाद का प्राचीन नाम है दोस्तों। अगर हम बात करें यहीं पर दोस्तों संगम होता है दोस्तों, किस किस का संगम होता है दोस्तों? पवित्र स्थल का संगम कौन कौन सी नदियों का? ये गंगा प्लस यमुना, गंगा प्लस यमुना, गंगा प्लस यमुना, यहां पर इसका संगम होता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, कमेंट करिए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा? सम्राट हर्ष ने दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। कन्नौज, जिसको दोस्तों क्या कहा जाता है? खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर, खुशबू का शहर, खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? किसने थानेश्वर कहां से स्थानांतरण करी थी दोस्तों? जल्दी से बताएं। ये करी तो दोस्तों कन्नौज से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरण करी थी? कन्नौज पर दोस्तों। अगर बात कर ली जाए हर्षवर्धन की दोस्तों, इनका पूछा जाता है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? एग्जाम में पूछा जाता है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि कौन था? जल्दी से बताएं। बाणभट्ट था दोस्तों। कौन था? बाणभट्ट था दोस्तों, बाणभट्ट था दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी को पता है, हर मॉडल पेपर के अंदर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, दे रखा है आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने कितने मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए दोस्तों? आप सभी के लिए हमने 15 मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए दोस्तों। कितने? 15 मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए।
जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो जल्दी से जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, यूपी पुलिस मॉडल पेपर सीरीज दोस्तों। अब ये ना सोचे कि एसएससी जीडी वालों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ये एसएससी जीडी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। ये एसएससी जीडी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िएगा दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, ठीक है। आप लोग जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को कर दें लाइक दोस्तों, और जितना हो सके उतना इस मॉडल पेपर को शेयर करिए अपने सभी स्टूडेंट में। आपके सभी मित्रों में दोस्तों ये मॉडल पेपर पहुंचना चाहिए दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, जल्दी से शेयर कर दें, ठीक है। बहुत शानदार क्लास थी, मजा आ गया इस क्लास में दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है हमारी इस क्लास का टाइमिंग 8 PM रहता है दोस्तों। एसएससी जीडी वालों को भी जुड़ना है 8 PM पर, यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों को भी 8 PM पर जुड़ना है और जमकर टेस्ट देना है। और आप लोग अभी कमेंट करके जाएंगे दोस्तों, इसी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। हमने 375 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, कल हम 376 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।